पहले हम बॉम्बे में थे, वहाँ पे मेरी पढ़ाई लिखाई हुई थी। फिर हम दिल्ली में आ गए। पर्यावरण के तौर पे बहुत ही एक शिफ्ट था, मतलब पोल्यूशन के। तो मैं ज़्यादातर मेरा समय इसी में व्यतीत होता रहता था, पेड़ पौधे लगाने में। हम सब ने मिलके एक छोटा सा प्लॉट लिया वहाँ दिल्ली जैसे शहर में, और वहाँ वो गौ माता रख के हमने उनकी सेवा की। और इस प्रकार ये आरंभ हुआ गौपालन का। माँ को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे नहीं करना। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे कि मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे बहुत भारी लग रहा है यहाँ काम करना। हमसे हमारा ब्रांड है, यानी गाय और औषधि को मिला के जो औषधि तैयार होती है उसे गौशत हमने बुलाया। और इस प्रकार हमने ये पंचगव्य की एक फार्मेसी सेटअप की 2017 में। बाकी औषधालय जो बना रहे हैं, औषधियों की मात्रा और इन सब को तो सब रखते ही हैं सही, पर ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उसमें घृत और कफ को, तो वो ये तो ज़रूर स्वीकारते हैं कि हर इंसान के लिए डोसेज हमें अलग रखनी पड़ती है, या कोई सॉल्ट अगर किसी को रिएक्ट नहीं कर रहा तो कुछ और सॉल्ट देना पड़ता है। संत अभी हैं जो आयुर्वेद योग को बहुत ही प्रमोट कर रहे हैं, हमारी सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है। तो लोग अब हमारी तरफ देखते हैं कि हमें शुद्धतम चीज़ कहाँ से मिल सकती है, तो ये आपको हानि ही करता है। थोड़ा बाहर टहलिए, कोशिश करिए कि नीम की दातुन मिल जाए, नहीं मिले तो मंजन का प्रयोग करिए। कि जिस गौशाला से या जिस भी आप डेयरी से ले रहे हैं दूध, वो ऑक्सीटॉक्सिन ना लगाते हों। और इस भूमि को, मतलब जो पंचायत के अंडर जो ज़मीनें आती हैं, जो कब्जा कर लेते हैं लोग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर किसान की पॉडकास्ट में। और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज इस पॉडकास्ट सीरीज में हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई हुई एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की। जी हां, और फिर उनका प्रेम जागा प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए। आज उस शख्स की बात हम करने जा रहे हैं जिन्होंने दिल्ली में रहकर गौपालन किया, वो भी किराए की जमीन में, और एक गाय से उन्होंने सफर की शुरुआत करी। और आज उनके पास सैकड़ों गाय हैं जिनकी वो गौ सेवा करते हैं। आज मिलाएंगे आपको ऐसे शख्स से जो काम कर रहे हैं पंचगव्य पे, आयुर्वेद पे और गायों के संरक्षण और संवर्धन पर, लेकिन पढ़ाई लिखाई करी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई। क्या है इसके पीछे की कहानी, आज खुद आपको मिलवाते हैं और वही आपको बताएंगे कि आखिर पंचगव्य और गौमाता की सेवा से उनके जीवन में क्या बदलाव आया और उन्होंने ये काम करने की क्यों ठानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पराग जी हमारे इस खास शो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। जी, जैसे कि हम आपके बारे में पढ़ रहे थे, आपकी कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे इस पॉडकास्ट सीरीज को शुरू करने से पहले, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई, देश के तमाम शहरों में आपने पढ़ाई लिखाई करी, लेकिन अभी जो आप जो कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, प्रकृति जो आपकी फाउंडेशन है, जो आपकी कंपनी है, उसको लेकर पीछे की कहानी क्या है, कैसे आप इन सब चीज़ों से जुड़े, शुरुआत कहाँ से हुई सफ़र की? जी, पहले हम बॉम्बे में थे, वहाँ पे मेरी पढ़ाई लिखाई हुई थी। फिर हम दिल्ली में आ गए। और बॉम्बे से दिल्ली के आने में सफ़र में ये था कि हमारे लिए एक पर्यावरण के तौर पे बहुत ही एक शिफ्ट था, मतलब पोल्यूशन के उससे देखा जाए तो। जी। तो मैं यहाँ दिल्ली में आके तमाम प्रदूषण और इन सब से, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि ये क्यों है ऐसा शहर, साफ़ क्यों नहीं है, स्वच्छ क्यों नहीं है। तो मैं ज़्यादातर मेरा समय इसी में व्यतीत होता रहता था, पेड़ पौधे लगाने में और छत पे बागवानी, ये सारी चीज़ों में मैं लगा रहता था। तो फिर ये रुचि बढ़ते 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 इतनी हो गई कि जब मैं 12वीं कक्षा में भी गया, तो मैंने मन अपना ठान रखा था कि या तो मुझे पर्यावरण से ही इंजीनियरिंग करनी है, या मतलब पर्यावरण से रिलेटेड या एनवायरमेंटल साइंस से करनी है। तो डीसी कॉलेज में फिर मुझे एडमिशन का चांस मिला, और वहाँ से फिर मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करना चालू किया। जी, जो चीज़ हम आपके बारे में पढ़ रहे थे, आपकी जीवनी पूरी हमने पढ़ी, बायोग्राफी आपकी पढ़ी, तो उसमें ये लिखा था कि आपने दिल्ली में रहकर गौपालन शुरू कर दिया, घर जी वालों ने आपको बहुत मना जी किया, लेकिन वो दिमाग में कहाँ से उपज कहाँ से आई? जी। अम, जब पर्यावरण के बारे में मैं पढ़ता लिखता था, और मुझे शास्त्र अध्ययन संस्कृत में बहुत ही रुचि थी मेरी। तो मैंने ये पाया कि जो हमारा खान पान है उसमें एक मुख्य अंश दूध का है। और जो दूध आजकल हम पी रहे हैं शहरों में, वो बिल्कुल भी स्वच्छ, मतलब स्वास्थ्यकारी नहीं है। बहुत ही एडल्ट्रेटेड है, कुछ ना कुछ उसमें मिला ही रहता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले प्रयास किया कि शुद्ध दूध के रूप में चलो भैंस का ही दूध कहीं से प्राप्त हो जाए। और इसके लिए हमने जैसे तैसे कहीं से प्रबंध किया। और फिर वही होता है, मनुष्य की चाह सबसे स्वास्थ्यवर्धक, सबसे सर्वोच्च की होती है हमेशा। तो एक तरीके से ये बाल हट था मेरा अपने माता पिता के लिए कि मैंने ये इच्छा प्रकट की कि एक देसी गौ माता हमें, मतलब मुझे चाहिए, मुझे अपने प्रयोग के लिए, या स्वास्थ्य के लिए, या परिवार में स्वास्थ्य रहे, दूध अच्छा मिले, उसके लिए बाल हटता। और जो मेरे पिता ने पूरी की।
वो गुड़गांव से एक देसी गौ माता लाए, हरियाणा नस्ल की, और फिर हमने उनका मतलब उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। अब रखे कहाँ, एक बड़ी समस्या थी, तो एक रेंट की जगह पे जहाँ पे भैंस और ये सब रखी जाती हैं, वहीं पर ही हमने उन गौ माता को रखा। और धीरे धीरे करके प्रयासों से, परिवार के सहयोग से, भैया के सहयोग से हम सब ने मिलके एक छोटा सा प्लॉट लिया वहाँ दिल्ली जैसे शहर में, और वहाँ वो गौ माता रख के हमने उनकी सेवा की, और इस प्रकार ये आरंभ हुआ गौपालन का। बिल्कुल। लेकिन आपने इंजीनियरिंग करी, डीसी कॉलेज से इंजीनियरिंग करना आम बात नहीं है, बड़ा मेरिट जाती है और बड़ा कंपटीशन होता है। उसके बाद आपने कहीं जॉब करने की नहीं सोची? आपने सोचा नहीं किसी फाउंडेशन के साथ या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो एनवायरनमेंट को लेकर काम कर रहा है उसमें जाके कुछ सीखा जाए और कुछ पैसा कमाया जाए? जी, इंटर्नशिप के दौरान मैंने एक एनजीओ में काम किया था वेस्ट मैनेजमेंट की, और उसमें जब हम वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम एकदम ग्रामीण इलाके में जाते थे, जो लेबर्स काम करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, मेरा सब्जेक्ट से काफ़ी अलग रुचि रहती थी। मैं उनसे इंटरेक्ट करना ज़्यादा पसंद करता था कि आप क्यों इस काम को कर रहे हैं, कि आप पे ऐसा क्या प्रेशर है कि आपको ये काम करना पड़ रहा है। तो ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होता था कि हमें गांव से इसलिए पलायन होना पड़ा क्योंकि खेती में हमें मुनाफा नहीं मिल रहा था, हमारी ज़मीनें का साइज़ छोटा हो गया था, और जो भी उपज होती थी उससे हमारा परिवार का पालन पोषण नहीं होता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक वो था कि ऐसा कैसे हो सकता है जो भारत इतना कृषि प्रधान है, और फिर भी ये स्थिति आ रही है कि लोगों को कुछ कचरा और इन सब में काम करना पड़ रहा है, किसान को काम करना पड़ रहा है बेसिकली। तो वहाँ से एक स्पार्क मिली मुझे कि मुझे इस रास्ते में कुछ काम करना है। उसके बाद मैंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी इंटर्नशिप की थी। फिर वहाँ पे भी जो दिल्ली में पोल्यूशन का आप स्तर जानते ही हैं, तो हमें क्या क्या लेवल्स देखने को मिलते थे, वो मेरे लिए बड़ी चिंताजनक था। मतलब एक जो मेरे अंदर जो वही स्पार्क थी वो और तेज़ हुई। उसके बाद जब इंजीनियरिंग के बाद प्लेसमेंट की बारी आई, तो उसके बाद मुझे एक कंसल्टेंसी फर्म में काम करने का अवसर मिला, और एक ऑडिटिंग के लिए मुझे जाना था। तो वहाँ पे 2 हफ्ते हमने ऑडिटिंग की थी, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग। तो वहाँ पे मतलब मन में एक जो खटास उत्पन्न हो गई कि ये क्या चल रहा है पर्यावरण के लिए। उद्योग सही बात है, इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए विकास के लिए, भारत के विकास के लिए, पर उसके लिए प्रकृति के साथ उसकी समता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और जो उद्योग करता है उसको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और हमारी सरकार को भी उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तभी एक सामंजस्य बैठेगा ताकि प्रकृति बच सके। वहाँ वो माहौल ना दिखते हुए मुझे मतलब मेरा मन क्योंकि वहाँ गवारा नहीं किया, तो मुझे वहाँ से क्विट करना पड़ा। मात्र 2 हफ्ते ही फिर मैंने जॉब की थी, और उसके बाद फिर मैंने घर आके बताया, अपनी माँ को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे नहीं करना। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे कि मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे बहुत भारी लग रहा है यहाँ काम करना। फिर परिवार ने मुझे फिर पूरा सहयोग दिया, और इस प्रकार फिर मैं आगे बढ़ा। तो वो यात्रा प्रारंभ होते हुए वापस आपके जो पैतृक गांव था वहाँ जाके पहुंची आपकी, जी, वहाँ से जी, फिर दोबारा जी, से स्टार्ट जी, हुआ। तो कैसे सेटअप लगाया, क्या कुछ चीज़ें करी, आज जो आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपने पूरी जर्नी के बारे में संक्षिप्त में बता दिया, और डिटेल भी हम अपने दर्शकों को भेजेंगे, बताएंगे। लेकिन फिर शुरुआत कैसे करी? आज जो आप पंचगव्य पे, आयुर्वेद पे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रकृति क्या कुछ काम कर रही है, और उसके बारे में कुछ बताएं। जी, शुरुआत करना काफ़ी कठिन था क्योंकि एक रास्ता नहीं मिल रहा था। तो पैतृक भूमि से कुछ दूरी पे एक गांव है, वहाँ पे पहले मैंने जैविक ऑर्गेनिक खेती करना प्रारंभ किया, जो भी किताबों से पढ़ लिख के और इधर उधर से सीख के सब शुरू किया। गौ माता का आगमन कॉलेज के दौरान हो ही गया था, तो गौमूत्र का मेरे पास पूरा भंडार था ही। और उस गांव में जाकर, जो दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे था, वहाँ पे जाके एक 10 बीघा के खेत पे मैंने गेहूँ, चावल, मूंग, तो ये गाय सब थी एक दिल्ली में और खेती आपकी 80 यूपी किलोमीटर में। दूर, जी, यूपी तो में। फिर वहाँ से गोबर और गौमूत्र कैसे? गोबर का प्रबंधन उस गांव में भगवान की कृपा से एक देसी गौ माता मुझे मिल गई थी, पर वहाँ का गौमूत्र इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था। तो यहाँ इकट्ठा करना ज़्यादा आसान था। अरे वाह। तो यहाँ से गौमूत्र बस में ले जाके इस प्रकार से वहाँ जीवामृत या जो भी सब ये बना के प्रारंभ किया। जुनून। जी जी। तो कई बार मेट्रो में भी गौमूत्र एक्सरे मशीन में बिखर गया था। अरे। काफ़ी ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ा। तो फिर इस प्रकार वहाँ 10 बीघे में खेती प्रारंभ की। गेहूँ चावल में अच्छा मतलब सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देख के फिर मैंने अपने पैतृक गांव में इसको प्रारंभ किया। जी।
और आज लगभग कितनी गौवंश हैं आपके पास, कितनी गौ माता हैं? उन एक गौ माता की कृपा से आज लगभग 80-90 गौ माता हैं हमारे पास। जी। अपनी और कंपनी के बारे में कुछ बताइए कि क्या जी क्या चीज़ें आप लोग काम कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आप बना रहे हैं? जी, कंपनी का नाम प्रकृति इसलिए रखा क्योंकि पर्यावरण से ये बहुत ही लिंक करती है। जी। और हम प्रकृति, मनुष्य की प्रकृति, पर्यावरण की प्रकृति और जो एक मन की प्रकृति होती है, हम तीनों पे कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम हमने यही सोचा कि आयुर्वेद के द्वारा हम मनुष्य में जो स्वास्थ्य में विकार आ रहे हैं उनको ठीक किया जाए, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियाँ तो बहुत हैं पर गाय आधारित अभी कम है। और ऐसे उद्योग होने चाहिए जो पंचगव्य से आयुर्वेदिक औषधियाँ का निर्माण करें। तो इसलिए हमने फिर प्रकृति के अंडर गौषध नाम से हमारा ब्रांड है, यानी गाय और औषधि को मिला के जो औषधि तैयार होती है उसे गौषध हमने बुलाया। और इस प्रकार हमने ये पंचगव्य की एक फार्मेसी सेटअप की 2017 में। लगभग कितने प्रोडक्ट्स आप लोग बना रहे हैं? अभी 25 आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो हम बना रहे हैं। इसके सिवाय कुछ धूप आइटम्स, पूजा आइटम्स हैं। जी। बीच के कुछ दौर में हम देखते हैं कि आयुर्वेद हो चाहे नेचुरोपैथी हो और ये तमाम चीज़ें जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, जो हमारे वेदास में और तमाम जो ग्रंथ हैं उनमें शुमार थे, लेकिन हमने ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया एलोपैथी पे या उन चीज़ों पे जो तत्काल रिएक्ट करती है, तत्काल उसका प्रभाव पड़ता है। तो क्या मानते हैं एलोपैथी, हालांकि वो उसकी एक अपनी अलग साइंस है, वो अलग एक मेडिकल चीज़ में आती है, लेकिन बात करें आयुर्वेद की तो लोगों आज की डेट में कोविड के बाद में कितना ट्रस्ट जागा है आयुर्वेद के प्रति लोगों का? मॉडर्न साइंस अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो एक लर्निंग प्रोसेस में है अभी। और जिस तरीके से वो चीज़ों से प्रमाण लेती है कि ये फलाना मेडिसिन से फलाना उनके रिज़ल्ट मिलते हैं, कितनी देर में मिलते हैं और उनका रिज़ल्ट भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। पर आयुर्वेद का एक अपना स्थान है। जड़ से रोग को ख़त्म करने के लिए और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आयुर्वेद ही आवश्यक है। अगर कोरोना के बाद देखा जाए तो काफ़ी इस लोगों के बीच इस चीज़ की जागृति फैली है और इस तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं हम लोग। और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता और देर से रिज़ल्ट मिलता है, ऐसा भी नहीं है। कुछ कुछ औषधियाँ आपको मिनटों में भी असर करती हैं। तो धीरे धीरे इस चीज़ का जितना जितना प्रचार होगा लोग आयुर्वेद की तरफ मुड़ते रहेंगे। जी। अगर किसी औषधि की बात करें जो आप लोग अपने यहाँ बना रहे हैं, या आपने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जब आपने रिसर्च किया होगा, सीखने का प्रयास किया होगा, कुछ कुछ औषधियों के बारे में बताइए जिससे कि हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो अगर देखें, उसका प्रयोग अपने जीवन में करें तो उनकी जो जीवन में अगर किसी प्रकार की गंभीर रोग हैं तो वो दूर हो सकें। जैसे अगर हम बात करें गौमूत्र की, तो गौमूत्र का लेकर बड़ा उपहास उड़ाया जाता है। एक सोशल मीडिया पे एक जो तबका है वो गौमूत्र और गोबर को लेकर तमाम उपहास बनाता है, गाय तुम्हारी माता है, गोबर गौमूत्र, इसके बारे में। तो गौमूत्र और इससे बनने वाले अर्क या दवाइयों के बारे में कुछ बताइए, इसके क्या महत्व हैं, इससे क्या क्या रोग सही हो सकते हैं? शास्त्र में जैसे वर्णित है, गौमूत्र में काफ़ी सारे प्रकार के रस होते हैं। वो हमारे हृदय को भी बल देता है, मस्तिष्क को भी देता है और पेट की समस्याओं में काफ़ी लाभदायक है। पर गौमूत्र क्योंकि अपने शुद्ध रूप में लेना थोड़ा सा कठिन होता है, हर किसी के लिए संभव नहीं है, तो इसको एक डिस्टिलेट फॉर्म में करके गौमूत्र अर्क बनाने की एक विधि है हमारे शास्त्रों में, जो रावण संहिता में भी काफ़ी प्रचलित है, अर्क प्रकाशन में। तो उसी प्रकार से एक गौमूत्र अर्क हम बनाते हैं जिसको कंज्यूम करना भी काफ़ी आसान होता है। और इससे हमने पाया कि लोगों के फैटी लीवर में, कोलेस्ट्रॉल में, गैस्ट्रिक इश्यूज़ में काफ़ी उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मात्र अगर वो परहेज करें, क्योंकि आयुर्वेद में आपको खान पान यम नियम का बहुत ध्यान रखना चाहिए, तो अगर वो करें तो उनको 5-6 दिन में ही उनको एक विजिबल चेंज उनमें मिलता है। जी। और अन्य औषधि की बात करें, घृत को लेकर काफ़ी बातें होती हैं, घृत क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताएं। घृत एक रसायन कैटेगरी का एक खाद्य पदार्थ है जो नित्य सेवन में आप प्रयोग कर सकते हैं। नित्य सेवन में कुछ ही चीज़ होती हैं जिनको आपको प्रयोग करना चाहिए, उनमें से एक घृत है। और वो एक रसायन भी है जो आपकी आयु भी बढ़ाता है। अब ऐसे घृत को जब हम बहुत ही अच्छी औषधियों के साथ उनका पाक करते हैं, पूरी घृत पाक विधि से उनको सिद्ध करते हैं, तो उनका उस घृत का बल और बढ़ जाता है। और जो उस औषधि में जिसमें उसको संयोग किया जा रहा है, तो उस औषधि के भी गुण आ जाते हैं। तो जैसे शतावर घृत है, फल घृत है, इनके बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटेड डिजीज़ हैं जिन पे ये काम करती हैं। तो एक वैद्यक परामर्श के साथ अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी। और च्यवनप्राश की अगर बात करें, च्यवनप्राश जैसे कि हम देखते हैं बाजार में मिलने वाला जो च्यवनप्राश है और जो आयुर्वेदिक तरीके से प्रमाणित जो च्यवनप्राश लोग बताते हैं, तो उसमें कितना डिफरेंस होता है और इसको बनाने में लगभग कितना समय लगता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए? च्यवनप्राश
एक बहुत ही प्रचलित जीवनीय एक रसायन है जो च्यवन ऋषि ने दिया था। और इसको बनाने की विधि में जैसे बाकी औषधालय जो बना रहे हैं, औषधियों की मात्रा और इन सब को तो सब रखते ही हैं सही, पर ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उसमें घृत और जो मीठा यानी जो शर्करा प्रयोग की जा रही है उसकी शुद्धता नहीं मेंटेन हो पाती लोगों से, क्योंकि देसी गाय का घी उपलब्ध होना बहुत ही कठिन है आजकल के उसमें, क्योंकि संख्या इनकी गिरती जा रही है। तो वो साधारण घी में जब उसको बनाया जाता है तो उसकी एफिकेसी उतनी नहीं रहती जितने हम च्यवन ऋषि ने जो कहा था। तो हम जो च्यवनप्राश बनाते हैं गौशत का, उसमें यही रहता है कि देसी गाय का घी रहे, खांड से बने, और जो शहद का प्रयोग हो रहा है वो रॉ फॉर्म में हो, और जो प्रोसेस है पूरा वो हैंडमेड रहता है, छोटे बैचेस में रहता है, घुटाई अच्छे से हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है, तो हमें रिज़ल्ट भी उसी प्रकार से अच्छे मिलते हैं। जैसे बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ना, खांसी जुकाम में फ़ायदा, बॉडी में स्टैमिना अच्छा रहे, ये सारे रिजल्ट हमें मिलते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी सारी वीडियोस चलती हैं। कोविड के बाद से तमाम लोग काढ़ा बनाकर पीते हैं, कोई डिटॉक्स ड्रिंक बना रहा है, कोई किसी प्रकार का पानी बना रहा है। तो ये जो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, क्या ये वाकई असर करते हैं? कोई कहता है फैटी लीवर के लिए आप ये कर लीजिए, अगर पेट की चर्बी घटानी है तो आप ये पी लीजिए अजवाइन वगैरह मिला के। तो ये कितनी कारगर हैं? और हमारे आयुर्वेद में अगर बात करें तो इन तमाम रोगों की, चाहे वो फैटी लीवर हो, इस तरीके की ड्रिंक्स प्रेफर की जाती है, काढ़ा बताया जाता है। जी, चाय से पहले तो काढ़ा ही था हमारी भारतीय शैली में कि काढ़ा पिया जाए सुबह शाम या जब आपकी इच्छा हो। पर जहाँ तक आप बता रहे हैं कि ये पी लीजिए तो ये हो जाएगा, इसमें ये है कि हर मनुष्य की प्रकृति अलग होती है, कितना वात, कितना पित्त, कितना कफ है। और मॉडर्न साइंस भले इसे ना माने वात पित्त कफ को, तो वो ये तो ज़रूर स्वीकारती हैं कि हर इंसान के लिए डोसेज हमें अलग रखनी पड़ती है, या कोई सॉल्ट अगर किसी को रिएक्ट नहीं कर रहा तो कुछ और सॉल्ट देना पड़ता है। तो इसी प्रकार अगर आप कोई नुस्खा आपको सूट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर किसी को सूट करेगा। तो अगर आपके शरीर में कोई गंभीर रोग है तो वैद्यक परामर्श तो ज़रूरी है, वो आपको आवश्यक लेना चाहिए। और शास्त्रीय औषधियाँ जैसे च्यवनप्राश हो गया, घी एक अपने आप में एक औषधि है, तो इसका प्रयोग तो आप ऐसे ही नित्य सेवन में कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये तो तमाम जानकारी वाली बात बता दी आपने। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करते हैं, पंचगव्य प्रोडक्ट्स की बात करें, गायों की गौपालन पे बात करें, तो क्या लगता है जैसे कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है? प्रकृति जो आपकी फर्म है उसका बिजनेस मॉडल क्या है? क्या आप गाय से दूध बेच के अर्निंग करते हैं या क्या कुछ करते हैं? शुरुआत से ही हमने ये दे रखा था कि हमें दूध पे निर्भर नहीं रहना, क्योंकि दूध बेचना एक बहुत ही वैसी प्रक्रिया है कि जिसमें आपको बच्चे का दूध भी आप कुछ हिस्सा ले लेते हैं या कुछ। तो हमने घी पे ज़्यादा फोकस किया, घी से और क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं उस पर हमने फोकस किया। तो इसमें जैसे घी से अन्य प्रकार के सिद्धघृत बनाना, च्यवनप्राश बनाना, और गौमूत्र से जो औषधि हैं वो बनाना। तो मार्केट में अभी जो हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं वो B2B भी जाते हैं, हमारे ब्रांड से भी जाते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमारा इकोनॉमिक मॉडल चल रहा है, और इसे ही हम विस्तार में करने में अभी जुटे हैं। अगर हमारे तमाम दर्शक जो हैं वो इसी लाइन में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको क्या सीख देना चाहेंगे? कैसे शुरुआत करें? आपने अपनी गलतियों से कुछ सीखा हो, आपने अनुभव से कुछ सीखा हो, तो वो क्या बताना चाहेंगे? कैसे शुरुआत की जाए? शुरुआत इस प्रकार से करनी चाहिए कि पहले आप अपने एथिक्स डिसाइड कीजिए कि आपके एथिक्स क्या हैं, आपको किस लेवल पे काम करना है। आपको नॉर्मल इंडस्ट्री की तरह जो एक बाज़ार में जो अभी एक बहाव चल रहा है उसके साथ जुड़ना है, या आप एक उच्च स्तर के एथिक को पकड़ के काम करना चाहते हैं, पहले तो आप वो डिसाइड करिए। उसके बाद आप ये देखिए कि आप संसाधनों की कितनी कमी है आपके पास, और कौन से संसाधनों में आप सशक्त हैं। जो सशक्त हैं उनको पकड़िए, उससे क्या क्या मिनिमम हो सकता है उसका आप मार्केट ढूंढिए, उनसे प्रोडक्ट बना के डेवलप करिए। सीधे एक चीज़ में कूद जाना, बहुत पैसा एक चीज़ जगह पे लगा देना बिना मार्केट की जानकारी के, ये थोड़ा आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। कुछ केसेस में आपको हो सकता है कि सफलता मिल जाए, पर आपको पहले मार्केट स्टडी एक बार कर लेनी चाहिए, ये तो अच्छा तरीका है ही। बाकी एक हौसला, जुनून, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, धैर्य रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी। विदेशों में कितनी डिमांड है आयुर्वेद के? अगर प्रोडक्ट्स की बात करें या पंचगव्य के प्रोडक्ट्स की बात करें, तो विदेशों में इसका क्या रेस्पॉन्स है? विदेशों में जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कई हमारे ऐसे संत अभी हैं जो आयुर्वेद योग को बहुत ही प्रमोट कर रहे हैं, हमारी सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है। तो लोग अब हमारी तरफ देखते हैं कि हमें शुद्धतम चीज़ कहाँ से मिल सकती है,
और अभी माहौल ऐसा बन रहा है कि देसी गाय धीरे धीरे समाज के सामने, प्रतिष्ठित लोगों के सामने उभर के आ रही है। जो कहीं गांव-गांव में ही रह गई थी, वो अब धीरे धीरे उभर रही है। तो हमको बाहर से भी डिमांड आती है, हमसे, हमें अभी हमको एंटरटेन करते हैं। तो जैसे शतधौत हो गया, अब ये बाहर मिलना असंभव है। तो जी। मतलब एक तो देसी गाय ही आपको नहीं मिलेगी, मिल भी गई तो इसकी विधि जो है उनको नहीं पता। और जो भारत की मिट्टी है और उस मिट्टी से जो चारा उगता है और उस चारे से जो जो वो गाय जब दूध देती है उसकी क्वालिटी और जो बाहर के दूध की क्वालिटी, उसमें अंतर है। तो भारत की तरफ सब देख रहे हैं। बिल्कुल, भारत की तरफ देख रहे हैं। और क्या कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर आपसे लेना चाहें, एक क्या आपके पास तो सैकड़ों ऐसे उदाहरण होंगे आपके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स, या फिर आपने अपनी जीवन शैली में आयुर्वेद का जब से ग्रहण किया और तमाम जो परामर्श आयुर्वेद से संबंधित आपने लिए, फिर चाहे वो नाड़ी देखना हो या तमाम चीज़ें हों, तो आपको कितने ऐसे लोग मिलते हैं जिनके जीवन में बदलाव आया है, जिनके गंभीर रोग सही हुए? कुछ अगर ऐसे उदाहरण आप दे पाएँ। बिल्कुल। कई लोगों के हमारी औषधियों के द्वारा थायराइड में उनको काफ़ी फ़र्क मिला, कई लोगों ने क्योर भी किया है। इसके सिवाय फैटी लिवर जैसी समस्याओं में उनको काफ़ी लाभ मिला। जिन लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही बिगड़ी हुई थी, वो गौमूत्र और तक्रारिष्ट औषधि पर निर्भर होकर अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सुधार पा रहे हैं। जैसे बाहर का खाना पीना जिन लोगों का मजबूरी है कि करना ही है, तो वो ऐसी औषधियों का सेवन करके अपने आप को स्वस्थ रख पा रहे हैं। अभी घी का सेवन करके कई लोगों के जीवन में, शैली में काफ़ी अंतर आया है। जिन लोगों को बहुत ही खुश्की और जो बहुत ही ड्राई स्किन वाले लोग थे, उनको इन सारे रोगों में काफ़ी लाभ मिला है। स्किन डिजीज़ में शतधौत का बहुत अच्छा उपयोग है। ऐसे कई पेशेंट हैं जिनको शतधौत लगा के चेहरे के पिंपल्स हों, छोटे मोटे वैसे रोग हों या एक्जिमा जैसी रोग हों, उनमें काफ़ी उनको लाभ मिला है। जी, अगर मैं बात करूं अपनी, मैं आज से आयुर्वेद से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दूं, तमाम जो चीज़ें हैं चाहे उनकी दिनचर्या से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड, तो मुझे क्या कुछ करना होगा और मुझे किन किन चीज़ों को मैं आसानी से प्रयोग कर सकता हूं डेली बेसिस पे, और अपनी जो अभी जो मैं चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ उसको हटा दूँ अपनी लाइफ स्टाइल से, और मैं आयुर्वेद को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तमाम दर्शकों के दिमाग में ये प्रश्न होगा, क्योंकि आजकल हर कोई अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है, और तमाम जो लोग हैं आजकल हर कोई अपना डाइटिशियन लेके डाइट चार्ट फॉलो कर रहा है, जिम जाना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वो आयुर्वेद पे स्विच करना चाहते हैं तो उनको किन बातों से परहेज करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, शॉर्ट में अगर समझा सकें तो? दिन का 10 से 15 मिनट भजन को दीजिए। 1 से सवा घंटा शरीर को योग प्राणायाम और व्यायाम के लिए दीजिए। और अगर आपकी जीवन शैली में मेहनत नाम की कोई चीज़ नहीं है तो उसके लिए 1 घंटा अलग से मेहनत वाली चीज़ों को दीजिए। जैसे अगर आप सुबह उठते ही ब्रश करना चालू कर देते हैं, तो एक बार के लिए सोचिए कि मैं ब्रश कर रहा हूँ, इसमें ये प्लास्टिक है, ये टूथपेस्ट है, ये सब हानिकारक चीज़ें हैं। अगर आपके अंदर जाता है तो ये आपको हानि ही करता है। थोड़ा बाहर टहलिए, कोशिश करिए कि नीम के दातुन मिल जाए, नहीं मिले तो मंजन का प्रयोग करिए। या जीवन शैली में कुछ कुछ आप आजकल तो लोगों के लिए ऐसा हो जाएगा कि ज़बरदस्ती मुश्किल मोड़ लेना, पर कुछ चीज़ें मोड़िए अपनी तरफ। अगर आप मिक्सी में चटनी पीसते हैं तो कोशिश करिए कि सिलबट्टे पे पीसना चालू करिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके आप थोड़ा सा प्रकृति से भी जुड़ेंगे और आपके शरीर को थोड़ा सा कष्ट मिलना चालू होगा। जब शरीर को फिजिकल तौर पे कष्ट मिलना चालू होगा, तब आपका एक प्रकृति से भाव भी जुड़ेगा और आपके शरीर में भी थोड़ा सुधार आएगा। और इसके साथ ही जो आपके दिन में 8 से 9 घंटे आप जो श्रम करते हैं, जीविका के लिए लगाते हैं, वो लगाइए तो आपको और अच्छे। औषधि की बात करें या जो तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेद से संबंधित, हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे? डेली बेसिस पे अगर आपकी प्रकृति अलाउ करती है, आप ज़्यादा आपके शरीर में ज़्यादा एसिडिटी नहीं है, तो आप गौमूत्र अर्क का प्रयोग कर सकते हैं नित्य सेवन में। इसके सिवाय आप 2 से 3 चम्मच घी का नित्य सेवन कर सकते हैं, जो आपके शरीर में आपके जॉइंट्स को स्निग्ध रखेगा। इसके सिवाय आप कोई भी कच्चा पत्ता, जैसे नीम का पत्ता या शीशम का, अपनी प्रकृति के अनुसार कोई एक पत्ता ऐसे चुनिए जो आप रोज़ उसको सेवन करें। खाने पीने में ये ध्यान रखिए कि मिले जुना अनाज खाएं, हर प्रकार की दालें, हर प्रकार का तेल अपनी डाइट में शामिल करने का प्रयास करें। लोकली जो सब्जी जैविक अनाज मिलता है उसको किसान के साथ जुड़कर वो चीज़ें प्रयोग करें, तो वो आपको ज़्यादा स्वास्थ्य देगा। बिल्कुल। आपने बात करी घी की, घी को लेके जैसे आपने बता दिया कि 3-4 चम्मच घी खा सकते हैं। घी कौन सा खाए इंसान, मतलब अगर घी बाज़ार मिलने वाला घी और बिलोना घी जो होता है, कितना रेट इसका ठीक ठाक अगर माने तो वो घी अच्छा है, और कितनी कंजम्पशन हमें करना चाहिए, मतलब कितना कंज्यूम करना चाहिए? घी के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
घी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बिलौने पद्धति से बना हो, भले ही वो भैंस का हो, ऊँट का हो, या बकरी का हो या देसी गाय का हो। प्रयास करें कि जो HF जर्सी गाय है इनका घी ना प्रयोग करें। इसके बाद ये ध्यान रखें कि जिस गौशाला से या जिस भी आप डेयरी से ले रहे हैं दूध, वो ऑक्सीटॉक्सिन ना लगाते हों, अपने पशुओं का अच्छे से रख रखाव करते हों। घी का ऐसा है कि आप जितना उसे कच्चा प्रयोग करने का प्रयास करेंगे उतना ही आपको शरीर का लाभ मिलेगा आपके शरीर को। तो कई रोगों में इसका अच्छा लाभ देखने को मिलता है। जी बड़े से लेकर बूढ़े तक प्रयोग किया जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल। और ये जो आपकी यात्रा है, लगभग अभी अगर बात करें, आपकी कंपनी इतने प्रोडक्ट्स बना रही है, B2B भी में आप काम कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ में हैं, तो लगभग अभी आप कहाँ तक टच कर पा रहे हैं, कितना बिजनेस आप लोग कर पा रहे हैं और आगे आपका विज़न क्या है? जी 2022 से हमने आयुर्वेदिक फार्मेसी को एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे हम ले गए थे, और अभी लगभग 1.5-2 CR के आसपास हम कर रहे हैं रेवेन्यू। फिर इसके बाद अभी हमारा कई और फूड प्रोडक्ट्स में अभी हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे बैल चालित जो कोलू का तेल होता है, और भी कई जैविक चीज़ें, मतलब एक अलग USP के साथ ये सारे फूड प्रोडक्ट्स और लॉन्च करके हम चाहते हैं कि गौ आधारित जितने प्रोडक्ट्स हैं वो हम कंज्यूमर तक पहुंचाएं। तो सरकार की ओर से क्या उम्मीद है आपको? तो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री PM मोदी, चाहे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो CM योगी महाराज आदित्यनाथ जो हैं, वो लगातार देश के किसानों को समृद्ध बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। और आपकी लाइन की अगर बात करें, पंचगव्य की बात हम करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं, तो सरकार का इस ओर क्या ध्यान है, क्या योजनाएं सरकार चला रही है और आपको उनसे क्या उम्मीद है कि वो और क्या कुछ करें, जिससे कि तमाम लोग जो इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाह रहे हैं, आप जैसे यंगस्टर्स, तो उनके लिए क्या बेहतरी हो सके? इस दिशा में सरकार की तरफ से जो संस्थान है NDDB बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है, अच्छे बुल्स लोगों तक पहुंचाना। पर हम सरकार से फिर भी अभी अब ये अपेक्षा रखते हैं कि गायों के लिए गोचर भूमि का इसका प्रबंधन, इस पे थोड़ा ध्यान दे सरकार। जो गोचर भूमि छिन गई हैं या जो इंडस्ट्री उसमें आ गई हैं, अब उन वहाँ तक उसको रोक दिया जाए और अधिग्रहण ना हो, और हो सके तो और इस भूमि को, मतलब जो पंचायत के अंडर जो ज़मीनें आती हैं, जो कब्ज़ा कर लेते हैं लोग, उसके लिए थोड़ा संरक्षण का सरकार कार्य करे। ये हमारी पहली अपील रहेगी सरकार बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं और आशा करते हैं तमाम जो सरकार के अधिकारी होंगे, सरकार के जो देखने वाले तमाम जो नेता होंगे, अगर वो हमारा ये पॉडकास्ट देखेंगे तो उन तक ये बात पहुंचेगी। काफ़ी सराहनीय कार्य पराग कर रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि देश की समृद्धि को, देश की गायों के संवर्धन और हमारे जो तमाम आयुर्वेद से जुड़े ग्रंथ हैं उनको और बेहतर बनाने में, लोगों तक पहुंचाने में, पंचगव्य के प्रोडक्ट्स, देसी गौमाता के गोबर गौमूत्र से बने प्रोडक्ट्स उन तक पहुंचाने का काम ऐसे निरंतर करते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं पराग जी को हैं और लगातार इनसे जुड़ी हम वीडियोस और इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी है हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज की इस पॉडकास्ट में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने नए मेहमानों के साथ, जिसमें हम आपको बता पाएंगे उनकी सक्सेस स्टोरीज। तो दीजिए हमें इजाज़त। जय गौ माता, जय गोपाल।